नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ जो अखिल भारतीय सेवा के युवा अधिकारी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, विंध्य रीजन के सीधी से वो आते हैं और 2020 उनका बैच है। तो आप समझ सकते हैं कि आज की ये जो बातचीत उनके साथ होने जा रही है ये युवाओं के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। मेरे साथ हैं प्रखर सिंह, जो एडिशनल कमिश्नर इंदौर नगर निगम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत सारे सपने हैं आगे के लिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं, न सिर्फ उनको बल्कि हम सबको, मध्य प्रदेश को, कि एक ऐसे ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि सिविल सर्विस एक ऐसा जॉब राइट आपको देता है जो लोगों के जीवन को बदलने का एक मिडास टच, मैं कहूँगा एक जादुई स्पर्श है इस सेवा में, और इसको वो बखूबी समझते हैं और इसी लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं प्रखर सिंह जी से, जो 2020 बैच हैं, मध्य प्रदेश काडर है और एडिशनल कमिश्नर नगर निगम इंदौर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूँ प्रखर जी। थैंक यू सो मच। प्रखर जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं और याद करते हैं कि जब 15-16 साल आपकी उम्र रही होगी और उस दौरान जो सपने हैं, क्योंकि आपका सफ़र जो है खड़गपुर IIT तक पहुंचा, लेकिन उस दौर में जब आपकी 15-16 साल उम्र थी, ट्रांसफरेबल जॉब रहा पिताजी का, क्या सपने थे और कुछ बाहर से भी कुछ प्रोजेक्शंस थे कि ये करना है प्रखर को, ऐसे जाना है? कैसे याद करते हैं स्कूल के उन दिनों को आप? स्कूल के दिन तो जैसा आप लोग सभी अपने रेमिनिस करते ही हैं कि नॉस्टैल्जिया में इतना अच्छा लगता है कि स्कूल के दिनों में दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, फिर खेलना कूदना, फिर पढ़ाई। उस समय ज़रूर लगता था कि पढ़ाई कितनी मतलब कठिन है, पर अब देख के लगता है कि हाँ ठीक है, सुबह से स्कूल गए, फिर थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो बड़ा रिलैक्स वो समय लगता है। पर जो मोटिवेशन की आपने बात करी, उस समय पेरेंट्स का ज़्यादा मोटिवेशन था, क्योंकि अपन उतनी एज में बहुत ज़्यादा तो कुछ पता था नहीं और मोस्टली एजुकेशन Tier 2 टाउन्स में ही हुई, तो उतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, ना फ्रेंड्स को उतना पता था कि क्या करना है। तो जो नॉर्मल सपने होते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ना नोबेल प्राइज़ जीतेंगे, इस टाइप के सपने थे पेरेंट्स के भी और हमारे भी। साइंस में अच्छे थे तो फिर धीरे धीरे फिर जैसे पापा को पता चलता गया और मम्मी का हमेशा से सपना था कि IAS बनाएंगे। तो उस समय तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि IAS कैसे बनेंगे, क्या होता है, ना IIT का पता था कि क्या होता है। तो धीरे से पता चला कि कहीं IIT के लिए कुछ कोचिंग करना होती है तो उसका भी एग्ज़ाम होता है, तो फिर वो दिया, फिर आगे धीरे धीरे चलता रहा सब। तो मोटिवेशन मोस्टली पेरेंट्स का गाइडेंस और उनका ड्रीम था। ये बात कहाँ से आई कि IIT में जाना है? ये भी जैसा मैंने बताया कि हम लोग सभी लोग 9th-10th में जब थे तो ट्यूशन्स में कुछ एक लोगों का ग्रुप बन गया था, क्लोज फ्रेंड्स का, जो एक टाइप की पढ़ाई वगैरह करते थे हम लोग। तो उसमें मैसेज आया कि IIT करके होता है, कुछ बड़ी टफ चीज़ होती है और इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा वही है। फिर उसके लिए पापा को कहीं से पता चला कि एग्ज़ाम होता है, कोचिंग्स के एग्ज़ाम होते हैं बंसल कोटा में जाने के लिए। बंसल क्लासेस बहुत सबसे बड़ा नाम वही था उस समय हम लोगों के समय में। तो बंसल क्लासेस का एग्ज़ाम होता था, तो वो एग्ज़ाम दिया, फिर जाके फिर उसमें सिलेक्शन हो गया। वहाँ भी हमें पता नहीं था कि कोटा में क्या होता है, कौन सा बैच क्या होता है। फिर वहाँ जाके पता चला कि बैचेस होते हैं, यहाँ पे 40 बैच हैं, हर मंथ कंपटीशन है। तो फिर वहाँ जाके फिर 2 साल वहाँ पढ़ाई करी, फिर IIT में सिलेक्शन हुआ। तो फिर ऐसा जी। प्रखर जी, कोटा जब हम शुरुआत करते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो एक बड़ी मैकेनिकल किस्म की एक लाइफस्टाइल वहाँ से शुरू होती है और अनफॉर्चुनेटली कुछ युवा या एक बड़ी संख्या में युवाओं का प्रतिशत है जो कोप अप नहीं कर पाता उससे। उस एक छोटे से 8x10 के कमरे में लैपटॉप में डूबे रहना, एक जैसा खाना, दोस्तों से कम बातचीत, कोई मनोरंजन नहीं। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या इनिशियली कुछ डिस्टर्बेंस आया या आपने बहुत जल्दी एकोमोडेट कर लिया अपने को उसके लिए अडॉप्टेशन आपका जो था वो बड़ा तेज़ था? नहीं, शुरू में थोड़ा सा लगा, जैसे पहले दिन ही पहुँचा तो अब वो एक पहली क्लास में पहले तो बैच नहीं पता था, फिर बैच पता चला, फिर पहुँचे तो उस क्लास में 250 बच्चे बैठे हुए थे, पहले से ही थे, मैं लेट था थोड़ा सा। तो अब वो, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी बिल्डिंग, फिर कभी इतने बड़े उसमें गए नहीं थे इंस्टीट्यूशन में,
तो फिर बंसल क्लास में पहुँचे, वहाँ पे लास्ट में बैठे क्योंकि लास्ट में सीट खाली थी, फिर 250 बच्चे और वो भी टॉप से सेकंड बैच था, तो वैसे ही डर लग रहा था कि यार ये कितने होशियार लोग होंगे, पूरे देश से आए हैं, और अपन अपने आप को वैसे ही उतना थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगे उस समय। फिर 1-2 महीना लगा वहाँ पे एडजस्ट होने में कि कैसे एडजस्ट होंगे, कैसे कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हर महीने टेस्ट होते थे और हर महीने आपका बैच रीशफल हो जाता था। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, तो उसमें वो कांस्टेंट स्ट्रेस तो बना रहता था, पर फ्रेंड्स धीरे धीरे वहाँ पे बन गए, अच्छे फ्रेंड्स बन गए जो कि लाइक माइंडेड भी थे और उतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, मतलब हंसी खुशी से हम लोग पढ़ के अपना करते रहते थे। तो इनिशियली 1-2 महीने का एडजस्टमेंट पीरियड तो ऑब्वियसली था क्योंकि नई जगह थी। ये मंत्र हमारे कई युवा साथी जानना चाहते हैं कि वो अपने को कैसे बहुत उम्मीद से भरा हुआ बनाए। इसका कोई फार्मूला तो है नहीं कि इतना ये मिलाइए, इतना ये मिलाइए, इतना ये मिलाइए तो तैयार हो गया, इसको ले लीजिए। तो आपने अपने को कैसे चार्ज किया? हालांकि इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी आपका क्या तरीका था? जैसे 1-1.5 महीने में ही आपने अपने को वहाँ के लिए ढाल लिया, तो इसके पीछे क्या सोच थी? थोड़ा सा युवाओं के लिए ज़रा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें मेरा हर एग्ज़ाम में मतलब एक ही मोटिवेशन रहता है कि जब सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको कैसा फील होगा। वाह, वो जो एक होता है कि आप उससे मोटिवेट कॉन्स्टेंटली हो सकते हैं। कोई एक बहुत बड़ा ओवर आर्किंग कुछ ड्रीम नहीं कि मैं उस सिलेक्शन होने के बाद ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बस नहीं, उसके होने के बाद आपको कैसा फील होगा, आपकी फैमिली को कैसा फील होगा। छोटा सा मोटिवेशन हो सकता है कि जैसे वो कि पेरेंट्स से बोला था कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मेरे को फ़ोन खरीद के दोगे। तो छोटे छोटे 3-4 मोटिवेशन ले लो। और इन जनरल एक होता ही है कि मान लो 10th में अपन क्लियर हो गए तो एक होगा कि यार अच्छे परसेंटेज से हो गया, फिर आईटी में सिलेक्शन हो गया तो एक और पड़ाव हो गया। तो बस उसी को एस्पायर करते हुए और वो मोमेंट को आइडियलाइज करते हुए आगे बढ़े। कितना समय देते थे आप स्टडी को उस दौरान? वहाँ कितने घंटे? कोटा में तो हम लोग की क्लासेस भी होती थी, फिर क्लासेस के बाद आके पढ़ाई करना होता था घर पे, तो मान लीजिए 10 घंटा, 8 से 10 घंटा। हाँ, और बाकी जो समय बचता था वो कुछ और दोस्तों से बातचीत, ये सब का वहाँ पे मैच भी जाना होता था, तो मैच चले गए, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने बाहर चले गए, तो उसमें थोड़ा समय निकल जाता था। फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बैठ के गप मार लिए ताकि स्ट्रेस रिलीव हो जाए थोड़ा सा, बहुत जरूरी घर बात करना। तो बाकी समय फिर वहाँ पे ट्रैवलिंग में निकल जाता था। निकल जाता। वो कौन सा अटेम्प्ट रहा या फर्स्ट अटेम्प्ट में? आईआईटी हो गया था। तो एक ज़बरदस्त, जैसा आपने कहा कि आपने यही सोचा था कि ये हो जाएगा तो है ना, कैसा फील होगा, और वो दिन आ गया। कौन सा सन था वो आईआईटी में सिलेक्शन? 2011। और कॉलेज मिला नामचीन इंस्टीट्यूशन खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। हाँ, आईआईटी खड़गपुर में किस तरह का अनुभव रहा वहाँ जब आपने देखा कि अब आप आ गए थे? अभी तक तो आप स्टेट हाईवे पे थे मैं कहूँगा, अब आप राष्ट्रीय राजमार्ग था और अलग अलग बड़े इंटेलेक्ट बच्चे वहाँ, यूथ। किस तरह का अनुभव था पहला दिन खड़गपुर का? बहुत ही अच्छा अनुभव था। पापा मेरे छोड़ने गए थे, वहाँ पे बारिश हो रही थी, जुलाई का मंथ था, तो बस कॉलेज ने भेज रखी थी रेलवे स्टेशन पे हम लोग को पिकअप करने के लिए। तो गए, फिर अपना हॉस्टल अलॉट हुआ। फिर हॉस्टल, बहुत बड़ा कैंपस है, देश का सबसे बड़ा कैंपस है वहाँ, 2500 एकड़ का कैंपस है पूरा आईआईटी खड़गपुर का। तो इतने बड़े कैंपस में घूम रहे, पूरा एकदम लश ग्रीनरी। वो गेट भी हम लोग की बंसल क्लासेस की जो कॉपीज होती थी उसमें फ्रंट पेज पे हर आईआईटी का अलग अलग कॉपी में अलग अलग आईआईटी के फोटो लगी रहती थी टू जस्ट इंस्पायर अस। तो वही फोटो वाली गेट के फिर बिल्डिंग देख के फिर वो एक अलग खुशी होती है। फिर उसके बाद पहला दूसरे दिन तो उसी में निकल जाता है, शॉपिंग करने में, फिर आपको वो फॉर्मेलिटीज़ करने में और हॉस्टल सेटअप करने में। और बहुत ही अच्छा, पहले दूसरे दिन तो बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्शन जी। और क्या ब्रांच रही आपकी वहाँ? मैकेनिकल थी। और ये अभी एक स्टडी भी मैंने मीडिया में देखी कि ह्यूमैनिटीज़ बेशक सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है अखिल भारतीय सेवा में जाने का, लेकिन इंजीनियर्स इसको क्रैक करने में बहुत मजबूती से सामने। क्या मैंने हमेशा देखा आईआईटी एक बड़ा ही प्रोडक्टिव रोल प्ले करती है अखिल भारतीय सेवा के लिए। तो आईआईटी खड़गपुर में भी पहले साल में ही आपने फील कर लिया था, सेंस कर लिया था कि यहाँ भी एक वर्ग है, एक सेगमेंट है जो चाहता है कि वो अखिल भारतीय सेवा में जाए? बहुत कम लोग थे आईआईटी खड़गपुर में, ऐसा बहुत कल्चर नहीं था आईएएस या यूपीएससी देने का। वहाँ पे ज़्यादातर लोग
प्राइवेट सेक्टर के लिए ही अपना उसमें एम करते थे। तो कुछ लोग ज़रूर थे हमारे यहाँ करने के लिए, तो जो मतलब तैयारी करना या जिनके दिमाग में था कि हमें ऐसा कुछ करना है। मेरे दिमाग में भी उस समय नहीं था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो खड़गपुर में कम थोड़ा सा कल्चर था उस समय। तो फिर आप 14 में निकले वहाँ से कि 16 5 साल का कोर्स था। 5 साल का कोर्स था। करने के बाद फिर जॉब भी निजी क्षेत्र में किया आपने? हाँ, 2 साल मैंने जॉब किया मुंबई में जेपी मॉर्गन में। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। तो जेपी मॉर्गन में काम करने के दौरान क्या ऐसा आपको लगा कि ये दुनिया जो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन वो प्रखर को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है? वो ऐसा हुआ कहीं कि 2016 में फिर 16 से 18 में 18 में अराउंड जनवरी फरवरी मेरी बॉस ने भी जॉब अपनी क्विट कर दी। तो मेरे पास थोड़ा सा समय मिल गया, 1-2 महीने मेरे को कम काम लोड का, वर्कलोड कम हो गया थोड़ा सा। तो उसमें फिर डिस्कशंस में पेरेंट्स से और फिर दोस्तों से फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि अब थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो गई है, 2 साल की सेविंग भी हो गई है इनकम की, और एक बैकअप भी हो गया है कि यदि मान लीजिए नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम तो नहीं है कि आप एकदम क्लैरिटी से, उसमें सर्टेनिटी नहीं है उसमें कि आप पढ़ के कुछ भी छोटा सा भी गलत हो गया तो फिर आपकी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी था। तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि था तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है और आपका जॉब सिक्योरिटी एक बैकअप है, और देने का मन था बचपन से। और पेरेंट्स का भी वो था कि क्योंकि मोस्टली सब गवर्नमेंट सर्विसेज में ही थे, तो यूपीएससी और स्पेशली आईएएस को आइडियलाइज तो कर ही रखा था फैमिली ने सब में। तो फिर ये डिसीजन लिया कि अब 2 साल हो गए हैं, अब एक रिस्क लिया जा सकता है। तो फिर उसके बाद एक लीप लिया। और फिर आई रिमेंबर द डे जब मैं अपने वो पेपर डाल रहा था, मतलब रेजिग्नेशन दे रहा था, तब बहुत ही मतलब कीबोर्ड पे वो लेटर टाइप करते हुए बहुत ही रिस्क टाइप का लग रहा था, क्योंकि दिस इज इट वाली बात होती है। ठीक बात है। तो फिर जैसे तैसे करके मोटिवेट करके अपने आप को रेजिग्नेशन दिया। दोस्तों का क्या कहना था जब आपने कुछ अपने प्रिय मित्रों से डिस्कस किया होगा? परिवार तो सहमत ही रहा होगा? हाँ, दोस्त भी मतलब थैंकफुली बहुत ही अच्छे कंपनी थी दोस्तों की। मुंबई में मेरे जो दोस्त थे और मेरे जो बचपन के दोस्त थे, सभी ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। और जिस दिन मैंने नोटिस पीरियड चालू हुआ उसके अगले दिन से ही दोस्तों ने पुश करना चालू कर दिया कि अब नौकरी नहीं है तुम्हारी, अब तुमको यूपीएससी के लिए तैयारी करना है। तो अगले दिन सुबह से ही मेरे को याद है, मैं सो रहा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि अब उठ जाओ भाई, अब क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, अब यूपीएससी देना है तुमको, एक साल ही बचा है। तो बहुत ही सपोर्टिव दोस्त थे, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई 1 साल में हो जाएगा हमारा। तो मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्र ये भी है कि आपके दोस्त अगर अच्छे होते हैं, देखिए कि आप अगले ही दिन एक दोस्त पूरी चिंता के साथ आपको फ़ोन करके कहता भैया आपने नौकरी छोड़ दी है प्रखर जी, अब पूरी प्रखरता से जुड़ जाइए आईएएस क्रैक करने के लिए। कमाल है, हेड्स ऑफ है आपके मित्रों को। आगे बढ़ना जब आपने शुरू किया तो फिर कोचिंग का रास्ता चुना दिल्ली या? फिर मैं घर ही गया था, मतलब घर में भोपाल में फैमिली सेटल थी, तो भोपाल में ही घर में रह के मैंने तैयारी करी। क्योंकि वो कोचिंग का थोड़ा सा वही जो आपने स्ट्रेस का बताया, तो मैं उतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहता था, अपने समय पे अपने हिसाब से। और मैंने नोटिस पीरियड में रिसर्च उतनी कर भी ली थी कि मतलब घर रह के किया जा सकता है, तो फिर घर में ही रह के मैंने तैयारी करी। रिसर्च में किसने आपकी मदद की? किसी चयनित कैंडिडेट ने, सेलेक्टेड कैंडिडेट ने भी मदद की आपकी? वो तो सभी लोग जो टॉपर्स रहते हैं वो अपने ब्लॉग्स या वो सब इंटरव्यूज ऑनलाइन दे देते हैं। तो यूट्यूब पे और वेबसाइट्स पे सारा अवेलेबल रहता है, तो उन्हीं को फिर सबको पढ़ के कि क्या बेस्ट है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो पूरी लिस्ट मैंने बना ली थी। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार घर में रह के करा जा सकता है। तो पूरी पढ़ाई आपकी भोपाल में हुई? भोपाल में जी। तो जब आपने ये पढ़ाई शुरू की तो सब्जेक्ट्स का जो ख्याल आया वो चेंज किया आपने विषय अपने? हाँ, मैं मैकेनिकल में था मेरा ग्रेजुएशन, पर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया क्योंकि मैकेनिकल का एक पेपर मेरे को टफ लग रहा था। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके कि पिछले साल के पेपर्स को देख के एंथ्रोपोलॉजी मेरे को डूएबल लगा, तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया आपने उसको। और पहला अटेम्प्ट ही आपका कामयाबी का रहा? पहला अटेम्प्ट। ऑल इंडिया रैंकिंग 242। तो आपको उम्मीद थी कि पहले अटेम्प्ट में ही आप निकल जाएंगे, क्योंकि प्रखर आप हैं ही पढ़ाई में, आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन थी वो एकदम सही थी कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं भोपाल में अपने घर में रह के पढ़ लूँगा। जी। तो मतलब
एग्जाम के बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको लग जाता है, अब एग्जैक्ट रैंक क्या आएगी या सिलेक्शन होगा वो तो नहीं आइडिया था, पर इतना हर पड़ाव के बाद प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद इतना आइडिया तो मेरे को लगता जा रहा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब क्या मिलेगा कार्डर, कौन सी सर्विस मिलेगी, इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं था। अब इसको भले सिलेक्शन को भी सिलेक्शन हो जाने वाले पार्ट को भी ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, पर इतना भरोसा था कि हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर होगा कि लिखना बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू पर डिपेंडेंस, जिससे निर्भरता कम हो। तो इंटरव्यू का थोड़ा सा रिकॉल करके बताइए कि कैसा था इंटरव्यू और किस तरह से पूछा गया और कितने कॉन्फिडेंट थे आप वहाँ? इंटरव्यू में हमेशा से मैं थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहा हूँ। मैं जब जॉब छोड़ भी रहा था तो मैंने जब अपने बॉस से मिला मैं, तो उसने यही बोला कि रिटर्न तो तुम कर लोगे, इंटरव्यू पे फोकस करना। अच्छा, वाह। तो उसके बाद भी इसीलिए जैसे ही मेंस का वो हुआ, एग्ज़ाम हुआ और मेंस का रिजल्ट आया, तो उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी वगैरह करके मॉक्स देने दिल्ली एज़ यूजुअल जो जाते हैं, तो मॉक्स में पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव मिला। वहाँ भी फीडबैक यही मिला कि थोड़ा सा स्माइल करें इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के दिन पे भी जैसे गए वहाँ पे, तो बैठते हैं नॉर्मली हॉल में और फिर धीरे धीरे आपको वो कॉल करते हैं। तो पहला ही नंबर मेरा आ गया, तो एकदम थोड़ा सा हकबका गया मैं कि क्या कैसे होगा, क्योंकि भले आप कितना भी पढ़ लो कि कैसा उसका लेआउट होता है यूपीएससी के, उसका ऑफिस का, और कहाँ कैसे जाना होता है, पर अचानक से आपको पहले ही बुला लें तो आप किसी से पूछ पाए कि क्या होगा। तो थोड़ा सा घबरा गया मैं, फिर गया वहाँ पे और सीधे ही उन्हें अंदर बुला लिया और बैठने से पहले 2-3 सवाल पूछ लिए कि आपके नाम का क्या, नाम का तो प्रखर है, और प्रखर से एक रिलेटेड कोई शब्द था उसका मीनिंग पूछ लिया जिसका मेरे को पता नहीं था। हाँ, हिंदी का ही वर्ड था। हिंदी का ही वर्ड था। अच्छा। तो थोड़ा सा वो मैं अनसेटल हो गया, फिर सवाल पूछे, फिर धीरे धीरे मैं देना चालू किया। लगभग पूरे तो आंसर नहीं दे पाया था मैं, ऑब्वियसली 60-70% मैंने जवाब उनको दिए थे। तो इंटरव्यू से निकलने के बाद यही था मेरा कि इट वाज नॉट बैड बट इट वाज नॉट द बेस्ट। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े थे या एंथ्रोपोलॉजी या इन जनरल? एंथ्रोपोलॉजी, हॉबीज, जॉब जुड़े थे। और इंदौर के बारे में भी सवाल पूछा था उन्होंने, क्योंकि एमपी से था, तो ये सब सवाल पूछे थे। किस तरह की एक बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में होनी चाहिए? हमने जितने भी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, और हमारी जितनी भी आप जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात हुई जो अब अच्छे ओहदों पर भी, सब ने कहा कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता, नाटकीयता, ओवर कॉन्फिडेंस, इनसे बचिए। हाँ, मतलब आप अपने उसमें कंफर्टेबल रहेंगे तभी आप ऑनेस्टली जवाब उनको दे पाएंगे, और वो चाह भी वही रहे कि आपकी पर्सनालिटी जज करना चाह रहे हैं वो कि किस टाइप के आप हैं। तो आप फेक भी करेंगे तो एक लिमिट तक फेक कर पाएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन में वो आपको समझ जाएंगे, इधर वो ये समझ जाएंगे कि आप फेक हैं या तो आपका फेकपन खत्म हो जाएगा। तो आप तैयारी अपने पूरे बैकग्राउंड की करिए उसमें, और नॉर्मली जाइए, क्योंकि वो बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से आपको कंफर्टेबल करके सवाल पूछते हैं, बात करते हैं। तो आप जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतने अच्छे से जवाब टैकल कर पाएंगे। जाहिर है, जब पहली बार नतीजा, पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी, पहले ही अटेम्प्ट में अखिल भारतीय सेवा, और उसमें भी 242 ये रैंकिंग लाना, सबसे ज़्यादा खुशी प्रखर जी को हुई उस दिन या मम्मी पापा को हुई? पेरेंट्स को है ना। वाह वाह। वो घर में और आपके सिबलिंग्स? मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, 2 ही हैं आप? 2 ही। वो क्या कर रहे हैं? वो भी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की। तो उनका भी इंजीनियरिंग का कुछ बैकग्राउंड है? हाँ, उसने भी इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग की है उसने। तो जाहिर है अब उसके पास एक बहुत बेहतर मेंटर है प्रखर जी के रूप में। और आपकी क्या हॉबीज़ रही, मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, इतने ज़बरदस्त एक रुझान के बाद, कब जब भी समय मिला तो प्रखर किताबें पढ़ते रहे, म्यूज़िक सुनते रहे, सिनेमा? मूवीज़ देखने का कॉलेज से काफ़ी शौक था, मूवीज़ देखना। फिर जब मुंबई पहुंचे तो वहाँ पे फोटोग्राफी का शौक लगा था। फोटोग्राफी, फिर बुक्स पढ़ना, फोटोग्राफी, लिखने का भी शौक, मुंबई में काफ़ी लिखने का भी शौक चढ़ा था, तो ब्लॉग्स पे लिखना, ये सब किया। तो मोस्टली यही है, फोटोग्राफी, फिर आपका मूवीज़ देखना, बुक्स पढ़ना, ये करना। अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया आपने या तैयारी चल रही है? नहीं, मैरिड है। मैरिड है। तो जो जीवन संगिनी है वो वर्किंग है या फिर? वो लॉयर है। अच्छा, तो ये अरेंज मैरिज रही या? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज रही।
वो भी इंदौर में ही साथ में है या हाँ, इंदौर में। इंदौर में ही है। उनके आगे के प्लान्स क्या, उनका भी सर्विसेज में आने का मन है? अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या कैसा करना है। अभी तो लॉयर प्रोफेशन में है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना। घर में पिताजी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में रहे? हाँ, पिताजी PWD में है अच्छा, अभी सेवा में है? अभी। हाँ, भोपाल में ही है? अभी वो उज्जैन में है। उज्जैन में है जी। कितना बदलाव आपने अपने व्यक्तित्व में पाया? क्योंकि मैंने ये सुना है कि मसूरी जाने के बाद और इस सर्विसेज में आने के बाद जो ट्रेनिंग सत्र होता है मसूरी का, वो आपके व्यक्तित्व को बहुत बदलता है। बिल्कुल। हाँ। उसमें एक तो जो वो होता है एग्ज़ाम निकालने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपके उसमें आता है, वो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद मसूरी जाने के बाद जो बहुत ही सटल वे में वो चीज़ें आपको सिखा देते हैं कि आपको ड्रेस कैसे करना है, आपको समय पे उठना है, आपको कैसे ट्रीट करना है ना। फिर जो मेस होती है, मेस में आपको खाना कैसे मतलब अच्छे से बैठ के और खाना है, मेस एटिकेट्स वगैरह हो गए। फिर डील कैसे करना है। फिर जब प्रोबेशन जब हमारा होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो उसमें फिर अलग इतने सारे अचानक से, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जब रहते हैं तो लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन होता है, पब्लिक से तो होता ही नहीं है। फिर जैसे ही आप ट्रेनिंग में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आते हैं तो आपका मतलब सभी से इंटरेक्शन एकदम ओपन हो जाता है। तो उससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। मतलब आप इतने सारे लोगों से डील कर पाना, सबको पोलाइटली डील करना, सबको जवाब देना, और उसके लिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरा होता है वो बहुत ही सडन कर्व है। जो बाकी प्रोफेशंस में हो सकता है थोड़ा सा स्लो होता होगा, इसमें एक सडन एक जो डेवलपमेंट आता है वो खुद मैं फील कर पाता हूँ अपने कैरेक्टर में। आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करूँगा इसको। इसमें 2 सवाल हैं छोटे छोटे से। जैसा आपने कहा कि मुंबई में भी आपके बॉस ने कहा था कि थोड़ा मुस्कुराना, लेकिन मुझे लगता है कि मसूरी की ट्रेनिंग के बाद आपको शायद ऐसा लगा हो कि प्रखर जैसे हैं वो वैसे ही बेस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपने भीतर अपने दायरे में, लोग भले ही कहें थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट होना अपने को और रिच करना है। आप बहुत सारे हमलों का जवाब अच्छे से दे पाते हैं जब आप रेट्रोस्पेक्शन में होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। इज इट ट्रू सर? हाँ, मतलब एक ये तो सही है कि आप जैसे हैं उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी की पर्सनालिटी के हिसाब से 7 बिलियन लोग हैं धरती पे, 7 बिलियन पर्सनालिटीज़ हैं। कोई एक तरीका नहीं है जीवन जीने का। और तो सब तरीके से ऑफिसर्स भी आप देखिए, हर साल 180 ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, सबका अलग तरीका है काम करने का, सबकी अलग पर्सनालिटी है। तो एवरीबडी इज़ यूनिक इन दैट वे। बट अगेन उसके बावजूद भी अपने वही जो आपने कहा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप करते रहें। जी। जो आपकी जीवन संगिनी है वो क्या एक्सट्रोवर्ट हैं? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट कहा जाता है कि जैसे मैं भी अपने को थोड़ा इंट्रोवर्ट पाता हूँ, तो जो मेरी जीवन संगिनी है वो काफ़ी रिलेटिव्स को डील करना और घर के वित्त मंत्रालय पर निगाह रखना, अनुशासन की तरफ ध्यान देना, ये उनका जिम्मा है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है? वो भी लगभग मेरे जैसे ही हैं। आपके जैसी? हाँ, इंट्रोवर्टेड हैं और हाँ, मेरे जैसी हैं। और दोनों अध्ययनशील हैं बहुत। हाँ, वो उनका काम भी है निरंतर पढ़ना, अपने को अपडेट करना, और प्रखर जी का भी काम है। आगे कैसे देखते हैं इस सेवा को भी और अपने जीवन को भी? आगे बस यही है कि सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, मतलब उसी चीज़ में बस स्टक ना हो जाएं कि आप IAS बन गए हैं तो बस दैट इज़ इट। जो कांस्टेंट लर्निंग है वो चलती रहे और आगे डेवलपमेंट होता रहे, बस यही एक वो है। यही एक सपना है। इन 5 सालों में आपको लगा कि ये सपनों का जॉब जो है ये अब आपके पास है? हाँ, मतलब ऐसा मेरे को कभी बहुत लोग पूछते भी हैं कि क्या आने के बाद ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ही बेटर था या फिर कुछ और करना चाहिए था, तो मेरे को आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। क्योंकि छोटा कुछ अचानक से कोई आता है व्यक्ति आपको जिसके लिए आपने कुछ छोटा सा कुछ काम कभी किया होगा, एंड इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज यू डिड इट आउट ऑफ द वे। तो उस फीलिंग का कोई वो नहीं है जवाब, वो कहीं से नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया प्रखर जी, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जितनी प्रखर मेधा आपके पास है, ईश्वर उसको आपकी इस सेवा काल में, अभी बहुत लंबा काल है आपका सेवा काल, और हम उम्मीद करते हैं कि
ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही फर्टाइल होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा 2020 बैच के एडिशनल कमिश्नर इंदौर नगर निगम प्रखर सिंह। अफसरनामा में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक और ऑफिसर के साथ।